प्यारे छात्रों, आप सभी के अनुरोध पर हम हिंदी का मॉड्यूल लेकर आज उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत अनुरोध हो रहा था कि हिंदी तथा अंग्रेजी के जो हमने कुछ व्याकरण के मॉड्यूल डाले थे वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए और हिंदी गद्य और पद्य के बारे में आपका अनुरोध था, इसलिए हिंदी का पद्य विभाग जो है वो लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको तकलीफ भी ना हो। और वीडियो को देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम 10th CBSE का पहला जो कविता है, पद है, पहली जो असल में किताब में गद्य विभाग और पद्य विभाग होता है। पद्य विभाग में पहली कविता है जिसका नाम है साखी, माननीय कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी है। तो चलते हैं हम साखी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो पहले देखते हैं कि मान्यवर कविवर जी हैं, कबीर जी, उनका परिचय ले लेते हैं। कबीर जी क्या थे और कौन थे। माननीय कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं और ऐसा मानना है कि नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे को माननीय जी जो है, कबीर जी है, नन्हे बालक के रूप में एक तालाब के पास मिले थे और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो माननीय जी का जो लालन पालन है वो जुलाहा के घर पर हुआ है। माननीय जी हिंदी साहित्य में कबीर जी का एक बहुत ही अनुपम ऐसा व्यक्तिमत्व है। गोस्वामी तुलसीदास को छोड़ने के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर अगर किसी को पाएंगे तो वो माननीय कबीर जी है। इनका महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीर जी के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। माननीय जी कबीर जो है, कबीर जी ने जो दोहे रचे हैं, उनके दोहों की जो रचना थी उसको संगठित किया गया है, बीजक नाम के एक पुस्तिका में प्रसिद्ध किया गया है। और इसमें 3 भाग है, बीजक एक पुस्तिका है, इसके 3 भाग है। पहला है रमैनी, दूसरा है सबद और तीसरा है साखी। रमैनी, सबद और साखी। ओके, तो हमारा जो पद है वो साखी में से 8 पद हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब साखी मतलब क्या। साखी का मतलब होता है साक्ष्य। साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाही, मतलब साक्ष्य देना, गवाह होना, तो उसका मतलब होता है। और यह साक्षी का तद्भव रूप होता है। अब इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी मतलब जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। कबीर जो है हमारे कबीरदास जी, कबीर जी, वो बहुत यहाँ वहां भ्रमण करते थे और वहां से वो ज्ञान प्राप्त करते थे। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान था और इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान जो है गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। और कबीर जी जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करते थे, प्राप्त करते थे। और इसीलिए इस पद का नाम साक्षी में से, मतलब साखी में से ये पद लिए गए हैं। कबीर जी द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी के अलावा खड़ी बोली का भी उल्लेख होता है। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी के अलावा खड़ी बोली का भी जो है वो समावेश होता है। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। माननीय जी के भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो ये है माननीय जी के बारे में कुछ चीजें। अब माननीय जी ने यहाँ पर बहुत सारी कविताएं जो दोहे जो रचे हैं, उनमें से 8 दोहे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उसका पहला दोहा है। पहला दोहा क्या है, क्या कहते हैं? पहला दोहा ये है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई कबीरा, औरन को सुख होई। यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। ऐसी वाणी, वाणी मतलब बोली, बोली मतलब बोलना, बोली, ऐसी वाणी मतलब बोली, मन का आपा, आपा मतलब अहंकार, घमंड, खोई, खोई मतलब खोना, देन अपना तन, तन मतलब शरीर, गात, काया, तन को कहते हैं हमारा शरीर, गात या काया। शीतल मतलब ठंडा करना, करे मतलब करना, औरन को मतलब औरों को, होई मतलब होना। तो ये हुआ शब्दार्थ हमारे किसके बारे में? पहले दोहे के बारे में। अब ये जो दोहा है इसमें कबीरदास जी ने हमें
मधुर वाणी बोलने का महत्व स्पष्ट करा है, मधुर वाणी का महत्व बताया है। अब साखी के माध्यम से हमारे कविवर ऐसे करना चाहते हैं कि ऐसी हमारी वाणी जो होती है, हमारी बोली जो होती है, उसमें मिठास होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए और उसमें संयमित का भाव होना चाहिए, संयम होना चाहिए। वाणी जो होती है वो मधुर होती है अगर, तो हमारे 10 लोगों को उससे जो है वो खुशी में निर्माण, उन्हें खुशी लगती है। अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं तो अगले लोगों को जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम कटु वाणी का प्रयोग करते हैं तो अगले लोग जो है उनको तकलीफ होती है। तो इसीलिए कविवर कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे वाणी बोलनी चाहिए कि जो हमारे हृदय के सारे अहंकार को मिटा दे। हमारे वाणी में विनम्रता होगी, मधुरता होगी, तो हमारे अंदर का अहंकार का भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा, घमंड का भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा और हमारे बोली में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा। और जब हमारे बोली में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा, विनम्रता से मधुरता वाली बोली अगर हम अगले व्यक्ति से बोलेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे और वो इतने अच्छे, उनका मन प्रफुल्लित होगा, वो प्रसन्न होंगे और उनके शरीर को, हमें भी अच्छा लगेगा। हम अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई, हमें भी, हमारे हृदय को भी ठंडक महसूस होगी और आगे वाले सुनने वाले के हृदय को भी ठंडक महसूस होगी। और इसीलिए वहां लिखा है हमारे शरीर को ठंडा करे, अर्थात हमारे तन को ठंडक दे तथा दूसरों को भी मानसिक सुख प्रदान करे। और इसीलिए वाणी में मधुरता होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सा महत्व बताया कबीर जी ने? कबीर जी ने यहाँ बोली में मधुरता का भाव, संयमित, विनम्र तथा मधुरता का भाव जो है वो प्रकट किया है, उसका महत्व स्पष्ट किया है। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्य सौंदर्य पे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य पे बात करें तो बोली की मधुरता का महत्व यहाँ बताया गया है। पहला पॉइंट, बोली की मधुरता का महत्व बताया गया है, विनम्रता का महत्व बताया गया है। भाषा सरज है, सहज है और सरल, सहज तथा बहुत ही सुबोध ऐसी भाषा है। यहाँ जो शब्द आया है बानी बोलिए, उसमें अनुप्रास अलंकार है और भाषा जो है वो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रथम दोहे में ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, इस दोहे में वाणी की मधुरता को स्पष्ट किया गया है। और अपना मन का अहंकार छोड़कर अगर हम मीठी वाणी में आगे वाले व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है और हमारे संबंध जो है बहुत ही मधुर बन जाते हैं। ये यहाँ बताया गया है। धन्यवाद।